नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लांजी 9 जुलाई को हुए नक्सली मुठभेड़ मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू। नक्सलियों की मदद करने के आरोप में लांजी पुजारी टोला के 3 लोग गिरफ्तार। नक्सलियों ने भेजा बालाघाट एक्सप्रेस पद्मेश पब्लिकेशन के नाम पत्र। शहर के अभिषेक लांजे ने दर्ज की बड़ी सफलता, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में बने साइंटिस्ट। भटेरा चौकी निवासी गुलाब सिंह पनौरे ने किया देहदान का फैसला, एम्स ने दिया अनुमति पत्र। और 22 जुलाई को बंद रहेगी जिले भर की आंगनबाड़ी। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने 9 एवं 10 जुलाई की रात्रि में लांजी तहसील के देवरबेली चौकी के ग्राम पुजारी टोला में पुलिस एवं नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सलियों अशोक उर्फ मंगेश एवं महिला नक्सली नंदे की मृत्यु होने की घटना की मजिस्ट्रियल जांच का दायित्व अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को सौंपा है। अपर कलेक्टर मरकाम को इस घटना के सभी पहलुओं पर जांच कर 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है। जिले के नक्सल प्रभावित लांजी तहसील के देवरबेली चौकी अंतर्गत पुजारी टोला में 9 जुलाई की रात 11:30 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली अशोक उर्फ मंगेश और महिला नक्सली नंदे को पुलिस ने मार गिराया था। घटना में इस बात का खुलासा हुआ कि पुजारी टोला के 3 लोग बीते लंबे समय से नक्सलियों की मदद कर रहे हैं। शुक्रवार को इन तीनों लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लांजी नितेश भार्गव बताते हैं कि दोनों मृतक नक्सली बीते दिनों मुंडा निवासी पूर्व नक्सली ब्रिजलाल पंद्रे की हत्या में आरोपी थे। यह जानते हुए भी इन दोनों नक्सलियों को लगातार पुजारी टोला निवासी पुसुलाल टेकाम उम्र 35 वर्ष, रक्सुलाल टेकाम उम्र 28 वर्ष और जैतलाल टेकाम 45 वर्ष के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। दिनांक 9/7/19 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नेवरवाई के पुजारी टोला में नक्सलवादियों के आने की सूचना थी, जिसपे श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय एवं डीआईजी साहब के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट एवं कमांडेंट ऑफ फोर्स रघुनायक साहब के निर्देशन में संयुक्त ऑपरेशन किया गया था। और ऑपरेशन के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई थी और जिसका अपराध थाना लांजी में 200/19 धारा 147, 48, 49, धारा 307 पंजीबद्ध किया गया था। ग्राम पुजारी टोला में जो नक्सलवादी आए थे और यहाँ के निवासी हैं पुसुलाल टेकाम, पिता प्रेमलाल टेकाम, रसूलाल टेकाम, पिता प्रेमलाल टेकाम और जेतलाल, पिता सुरुलाल टेकाम। इनके घर पूर्व में भी आना जाना रहा तथा नक्सलियों को संरक्षण देते रहे थे। तो उस दिन भी दिनांक 9/7/19 को उनके घर आए, रुके, खाना वाना खाया था। और ये जानते हुए कि ग्राम मुंडा में जो ब्रजलाल पंद्रे की हत्या की गई थी उसके अपराध में ये लोग वांटेड थे और उनको पनाह दी गई थी। इस पर से आज थाना लांजी में अपराध क्रमांक 213/19 धारा 212, 216 का अपराध इन तीनों के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया था तथा तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जीआरपी डिवीजन कमेटी द्वारा बालाघाट एक्सप्रेस पद्मेश पब्लिकेशन के नाम से अखबार के कार्यालय में एक पत्र डाक के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें 19 मार्च 2019 को टांडा नदी के किनारे लोहड़ा पैन जंगल में पीएलजीए डेरा को पुलिस ने चारों ओर से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें डिवीजन कमेटी मेंबर जमुना की पुलिस की गोली से मौत होने की जानकारी लिखी हुई है। आपको बता दें कि नक्सलियों द्वारा अपने मृत साथियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। इस पत्र में भी नक्सलियों द्वारा जमुना को शहीद बताया गया है। बैहर तहसील के माटे गांव के आदिवासी मरकाम परिवार में जमुना का जन्म हुआ था।
जिसके अन्य 6 भाई बहन हैं, और जमुना 1992 से दलम में सक्रिय हुई। इस दौरान परसवाड़ा दलम, मलाजखंड दलम और टांडा दलम में सक्रिय रहते हुए अलग अलग पदों पर काम कर चुकी है। 2004 में उसे एरिया कमेटी का सदस्य बना दिया गया था। पत्र के माध्यम से नक्सलियों द्वारा जमुना के पूरे जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया है। कैसे उसने दलम में रहकर काम किया। आपको बता दें कि माटे गांव से पुलिस द्वारा 35 लाख के इनामी नक्सली दिलीप उर्फ गोहा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। कलेक्टर दीपक आर्य ने राज्य शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जिले के तहसील कार्यालयों में कार्यरत 16 प्रोसेस सर्वरों को चतुर्थ श्रेणी भृत्य के पद पर नियुक्ति प्रदान की है। प्रोसेस सर्वरों की 7वें वेतनमान में वेतन पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर भृत्य के पद पर नियुक्त किया गया है। शहर के मोतीनगर जैन हॉस्पिटल के पास रहने वाले अभिषेक लांजे ने देश के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर भाभा एटॉमिक इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक बनने में सफलता प्राप्त की है। वैज्ञानिक बनने वाली परीक्षा में उनका देश में 6वां स्थान रहा है। उनकी इस कामयाबी पर उनके स्कूल टैगोर मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल नर्मदा नगर बालाघाट ने उनका सम्मान समारोह आयोजित किया। अपने ही स्कूल से पढ़ाई कर सफलता के इस शिखर पर पहुंचे छात्रों को अपने बीच पाकर स्कूल के शिक्षक और छात्र स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। कहते हैं फलदार पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है, उसके अंदर सादगी होती है। कुछ ऐसा ही हमें अभिषेक में भी दिखाई दिया। सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनके चेहरे पर सादगी इस कदर से दिखाई दे रही थी कि जैसे कि अभी तो यह शुरुआत है और मंजिल दूर। अपनी बात शुरू करते ही उन्होंने सबसे पहले अपना पता बताया और कामयाबी के पीछे किरदार अपने दोनों चाचा, दादी और परिजनों को बताया। बचपन में ही एक दुर्घटना में उनके माता पिता का साया उनके सर से उड़ गया तो दोनों चाचा ने उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली। पढ़ाई में अव्वल नंबर पर रहने वाले अभिषेक ने भी कभी उन्हें नाराज नहीं किया। 9वीं क्लास में ही ठान लिया कि वैज्ञानिक बनना है। फिर क्या था, पीछे मुड़कर नहीं देखा, पढ़ाई करते गए। वे बताते हैं कि पहले अटेम्प्ट में IIT की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, लेकिन परिवार में कोई उनसे नाराज नहीं हुआ। कभी किसी ने पढ़ाई के लिए या अन्य बातों के लिए उन पर दबाव नहीं बनाया। दोनों चाचा और दादी ने हमेशा सहयोग किया और कहा कि आपको जो करना है आप उसके लिए फ्री है। फिर क्या था, अपनों का जब इतना साथ मिल जाए तो अभिषेक ने भी एक बार फिर शुरुआत की तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज पहुंच गए सफलता के शिखर पर, जिसे आप और हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं। देश का ऐसा संस्थान जहां पर बड़े बड़े वैज्ञानिक तैयार होते हैं, देश की बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार होती है। अब कल तक बालाघाट की गलियों का अभिषेक देश के इस बड़े संस्थान में अपनी सेवाएं देगा। अभिषेक के सामने उसके भविष्य की पूरी प्लानिंग तैयार है, तभी तो वो बड़े सादगी से अपनी बातें हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि देश में ईंधन की बहुत अधिक कमी होती जा रही है, न्यूक्लियर की ओर देश का ध्यान कम है। उनका अगला टारगेट न्यूक्लियर ऊर्जा का उपयोग करना, जिसमें असीम और अदम संभावनाएं व्याप्त है। मैं जब बचपन में स्कूल में था, 8th 9th क्लास का याद है मुझे उसी वक्त से ये सब फील्ड ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मेरा उसी वक्त से एम था साइंटिस्ट बनने का। 9वीं क्लास से मैंने 9th क्लास से ही वैसे तो तैयारी चालू कर दी थी, लेकिन उस वक्त मेरे को पता नहीं था एग्जैक्टली कि मेरे को कैसे साइंटिस्ट बनना है। तो जो पहला गोल मेरे को पता था उस समय लाइफ में वो IIT का था, तो मैंने पहले उसकी तैयारी करना ठीक समझा, उसकी तैयारी की। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तैयारी हुई मेरे को पता चलते गया कि मैं कैसे इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स में जा सकता हूँ एज अ साइंटिस्ट। फिर उसके बाद कॉलेज पास आउट होने के बाद मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए तैयारी की। उसमें फिर मेरी 6वीं रैंक मुझे मिली। जी वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर। उसमें 1 साल अभी मेरी ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद मैं साइंटिफिक ऑफिसर की तरह वहाँ अपॉइंट हो जाऊँगा। उसके बाद उसमें हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है और क्लास 1 कैडर की पोस्ट है वो। उसमें हम लोगों को सुपरविजन के काम भी मिलते हैं न्यूक्लियर प्लांट में, देखने के लिए कि कैसे काम हो रहा है कैसे। और इसके अलावा हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम मिलता है कि आप हमारे लिए ये चीज़ तैयार करके दीजिए। कुछ प्राइवेट बड़ी कंपनियां भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करती हैं अगर उन्हें कोई रिसर्च करवानी होती है तो, क्योंकि उनके पास अच्छे साइंटिस्ट अवेलेबल, तो फिर हम उनके लिए भी रिसर्च का काम करके देते हैं। IIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर भाभा इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक बनने वाले अभिषेक अपनी सफलता का मूल मंत्र कुछ इस तरह से बताते हैं। कहते हैं चाहे जो हो जाए आप अपना साथ नहीं छोड़िए,
कोई दुनिया से आपसे दूर चले जाए, लेकिन आपको अपना साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपना हाथ पकड़कर खुद को चलाना है। आपको अपना ध्यान रखना है और अपना लक्ष्य रास्ता देकर बदलना नहीं है। रास्ते कठिन होते हैं और रास्ते कठिन ही होनी चाहिए। आप अपने जीवन का मंथन करेंगे तो पाएंगे समुद्र मंथन के जैसे जहर आपको पीना पड़ेगा। इतनी कम उम्र में जीवन का इतना बड़ा तजुर्बा अभिषेक को कैसे हुआ, वह अपनी जुबान पर एक बार भी नहीं आने देते। आपको हम बताते हैं कि अभिषेक के माता पिता का बचपन में ही एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। इसलिए तो अभिषेक कहते हैं कि दुनिया में चाहे कोई भी चला जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन आपको अपना रास्ता स्वयं तय करना है। आपको रास्ते में भटकना नहीं है। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे जो जाए, आप अपना साथ नहीं छोड़िए। कोई जाए, चाहे दुनिया में कोई आपका साथ छोड़े, आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है। अपना हाथ पकड़ के खुद को चलाना है, अपना ध्यान रखना है आपको, और अपना एम मत चेंज करिए रास्ता देख करके। अपने रास्ते पे ध्यान मत दीजिए। रास्ता टफ होता ही है और होना भी चाहिए, लेकिन आप अपने एम पे ध्यान रखिए। जब आप अपनी लाइफ का मंथन करेंगे, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो सबसे पहले जहर ही निकलता है, उसको आपको पीना है, उसके बाद आपको अमृत मिलेगा। उसके लिए आप तैयार रहिए शुरू से ही, डरिए नहीं, और ये बात रखिए मन में कि बुरी सिचुएशन आने वाली है और उसके लिए तैयार रहिए, एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को। ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? ट्रेनिंग मेरी मुंबई में होगी। प्रदेश में काजू की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर बनाए गए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। जिले के 3 विकास खंडों की करीब 50 हेक्टेयर बंजर भूमि पर काजू की खेती की जाएगी, जो किसानों की उन्नति और आर्थिक मजबूती का प्रमुख साधन बनेगी। आपको बताएं कि प्रशासनिक स्तर पर बनाए गए प्रोजेक्ट को शासन ने मंजूरी दे दी है। प्रथम चरण में बैयर, बिरसा, परसवाड़ा क्षेत्र का चुनाव किया गया। यदि यह प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो आगामी समय में विशाल पैमाने पर जिले में काजू की खेती की जाएगी। इस संदर्भ में कलेक्टर दीपक आर्य क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना करके भेजा था और उस प्रोजेक्ट को शासन ने अप्रूव किया है। जांच दल आया, जांच दल ने महसूस किया कि यह बालाघाट जिला काजू के लिए उपयुक्त है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने बैयर, बिरसा, परसवाड़ा की वह ज़मीन है जो कि बहुत उपजाऊ, धान के लिए, अन्य चीज़ों के लिए नहीं है, उन पर काजू के प्लांटेशन के लिए सलाह दी गई है। अभी पहले फेज़ में 50 हेक्टेयर को लिया गया है। 50 हेक्टेयर में काजू का प्लांटेशन किया जाएगा। उसके बाद ये सफल होता है तो आगे इसको बढ़ाया जाएगा। कृषि उपज मंडी गोंगलई में गुम हुई 513 कट्टी धान को लेकर हमालों से व्यापारियों के द्वारा की गई वसूली को लेकर कृषि मंडी प्रबंधन के द्वारा अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, जिसको लेकर अब हमाल मजदूर संगठन की मदद लेंगे। इस संदर्भ में हमालों का कहना है कि इस मामले में कृषि उपज मंडी के द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं की गई, इसलिए वे अब इस समस्या को अपने मजदूर संगठन के समक्ष रखेंगे, जिसके बाद उचित कदम उठाया जाएगा। अभी विचार करने के लिए अभी जाते हैं हमारे वरिष्ठों के पास। नहीं, आपका संगठन भी है और संगठन में जाके चर्चा करते हैं क्या विषय है, तो विषय बताएंगे हम उनको। अच्छा, कि ऐसी बात है करके। तो अभी जितने लोगों ने 5,000 रुपये दिए हैं उनका क्या कहना है? उनसे चर्चा नहीं हो पाई है ना पूरी। अच्छा, चर्चा होती है ऐसी, फिर आपको अच्छा, आपके सचिव महोदय क्या कहते हैं? सचिव महोदय तो अभी कुछ बोले ही नहीं ना, उस दिन आप तो आए थे। हाँ, उस मामले में अभी कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं बोला। तो लगभग कितना पैसा लिया हमने? वहीं इस मामले में कृषि उपज मंडी के सचिव सुभाष तिवारी की एक बार पुनः हठधर्मिता सामने आई, जिन्होंने इस पूरे मामले से ही अपना किनारा कर लिया और कैमरे के सामने कुछ न कहने की बात पर अड़े रहे, और उन्होंने कहा कि उन्हें जब इस मामले की जानकारी मिलेगी तो वह मीडिया को जरूर बताएंगे। शहर के गुजरी बाजार से अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क पर बैठकर सब्जी दुकान चलाकर अपनी जीविका चलाने वाले 2 दर्जन से अधिक सब्जी विक्रेताओं के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका की साझा मुहिम के तहत शहर के मोती गार्डन के सामने खाली पड़े भूखंड पर एक नया बाजार बनाए जाने की योजना चल रही है। शुक्रवार की सुबह नगर पालिका अमले ने बाकायदा बाजार को स्वरूप दिए जाने के लिए इस भूखंड पर मार्किंग शुरू कर दी और इसी व्यवस्था के तहत सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता को यहां पर अपनी दुकान लगाने की बात कही। शहर के भटेरा चौकी निवासी गुलाब सिंह पनोरे उम्र 87 वर्ष ने मरणोपरांत अपने देहदान करने का निर्णय लिया है। शरीर रचना विभाग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ ने बाकायदा उन्हें ससम्मान पत्र जारी कर मरणोपरांत देहदान करने की अनुमति प्रदान कर दी है। शहर के अग्रवाल बस सर्विस में मुनीम की नौकरी कर चुके वर्तमान में केरा, पीपरटोला, गांगुलपारा तीनों गाँव के पुलिस
पटेल गुलाबचंद पनोरे बताते हैं उन्होंने सारे तीरथ कर ली है, लेकिन फिर भी मन में कसक थी कि जीवन में ऐसा कुछ करके जाए जिससे आगे नाम चल सके। ऐसे ही कुछ विचार उनके मन में बीते कई दिनों से आ रहे थे। इस बीच शहर के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हुकुमचंद जैन के द्वारा देहदान की खबर उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। उसके बाद से ही उन्होंने मन में ठान लिया कि वे भी अपनी देह का दान कर देंगे। मैं मुनीम था पहले। कहाँ पर? अग्रवाल बस सर्विस। अच्छा, और पुलिस पटेल भी रहा? अरे पुलिस पटेल भी हूँ। अच्छा, केरा पिपटोला गांगुलपारा तीनों विलेज का पुलिस पटेल हूँ। जी। ये बताइए, जो आपको सम्मान पत्र जो मिला है रायपुर एम्स हॉस्पिटल से, किस लिए मिला है आपको? इसलिए किया कि मैंने अपनी लाइफ में हिंदुस्तान में जितने तीर्थ स्थान है सारे तीर्थ स्थान सब कर लिया। तीर्थ करने के बाद फिर भी मेरे दिमाग में ये हर समय रहती कि जीवन में कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि जो आगे चल के भी कुछ नाम चले। तो मेरे दिल में बहुत दिनों से तमन्ना थी कुछ ना कुछ इस विचार में करना चाहिए। उसी बीच में क्या हुआ कि हुकुमचंद वैद्य ने जो काम किया अपना शरीर दान का, वो मेरे को पेपर मिल गया उसका। वो मैंने पेपर पढ़ा। पेपर पढ़ने के बाद उसमें गौरी शंकर जी का भी नाम था। वो दिमाग में मेरी बात घुस गई। तो मैंने सोचा कि जब इन दोनों व्यक्तियों ने ऐसा किया हुआ है तो क्यों ना मैं भी कर लूँ। इसलिए मैंने ये विचार मेरे दिमाग में आया और मैंने इस कार्य को किया। पत्नी विद्याबाई पनोरे अपने पति की इस पहल से बहुत अधिक प्रभावित है और वह कहती है कि भविष्य में अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे भी अपनी देहदान करना चाहती है। ठीक है, महसूस कर रहे हैं, क्या करेंगे। खुश हैं आप इनके संकल्प से? है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? जैसे वो कहेंगे वैसा ही होना चाहिए। तो क्या और लोगों को भी इसलिए आगे आना चाहिए कि हमारा शरीर तो मरने के बाद कुछ काम नहीं आता लेकिन दूसरों के काम आए आगे चल के। अच्छा, आप भी दान करेगी अपना शरीर? ऐसा लगता है मेरे को भी। मतलब आप भी करना चाहती है इस चीज को? बस संचालक गुड्डू कौशल बताते हैं कि हुकुमचंद पनोरे उनके बड़े पिता है। उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने अपनी देह दान करने का निर्णय लिया है। दादा और बड़ी माँ दोनों ने इच्छा जाहिर करे, फिर मेरे को बताया कि गुड्डू अपन को ऐसा ऐसा करना है। तो मैंने उनको बोला एक बार और अच्छे से विचार कर लो आप, उसके बाद मेरे को बताओ, फिर आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। हालांकि ऐसा अभी 10-12 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ उनको। जब भी तबीयत खराब होती तो मैं ही हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ उनका। इन्हें फॉर्म भरे थे 8/6/2019 को एम्स हॉस्पिटल रायपुर में। जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 9 जुलाई से 11 अगस्त तक नए सदस्य बनाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सदस्यता अभियान की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा लता एलकर द्वारा प्रेस को सदस्यता अभियान की पूरी जानकारी इस प्रकार से दी गई। और अब जो हमारी सदस्यता, जो हमने आपको बताया था कि 1,20,000 प्रति विधानसभा 20,000, 6 विधानसभा 1,20,000 का लक्ष्य हमें प्रदेश के द्वारा मिला है। लेकिन हमारा प्रयत्न ये है कि हम इस लक्ष्य को पार करें। और जिस प्रकार से सदस्यता में उत्साह दिख रहा है और कार्यकर्ता भी जिस लगन से लगा है, तो मुझे भी लगता है कि ये बहुत जल्दी हम इस लक्ष्य को पार करें। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सदस्यता अभियान अभी चलाया जा रहा है 6 जुलाई से 11 अगस्त तक की जो समय मिला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी मोर्चों को भी अलग अलग से टारगेट दिए गए हैं। इसके अंतर्गत महिला मोर्चे को जो टारगेट मिला है उसमें प्रत्येक ज़िले में हमको 20,000 सदस्य हमारी महिला मोर्चे की बहनों के द्वारा बनना है। तो इसके लिए हमारी अभी तक सभी ज़िलों में बैठकें हो चुकी हैं, जिले के सभी मंडलों में भी बैठकें हो चुकी हैं, प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं और इस तरह की जो कार्यशाला हो रही है, इस कार्यशाला में सभी जिलों में बहनें भाग ले रही हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लंबित हो चुकी है। अपनी मांगों को लेकर 22 जुलाई को आंगनवाड़ी बंद करने का ऐलान उनकी ओर से कर दिया गया है। 18 जुलाई को बकायदा भोपाल में प्रदेश स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 जुलाई को प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियों में ताले लटके रहेंगे। बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े बताती है कि कैसे प्रदेश सरकार ने उनके मानदेय में कटौती कर दी है और उसके बाद शासन के प्रति सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं का कैसे गुस्सा फूट पड़ा। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी
उनकी परेशानी। हम लोग ने बैठक इसलिए रखी क्योंकि कल प्रदेश स्तरीय बैठक भोपाल में थी। हमारा प्रदेश का पूरा संगठन का प्रतिनिधिमंडल भोपाल में था। वहाँ सर्वसम्मति से पूरे एमपी के जितने ज़िले हैं सबने हमें एक सहमति दी है कि 22 जुलाई को 1 दिवसीय पूरा मध्य प्रदेश बंद होगा। और जो हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं, उन्होंने हमारा मानदेय जो मिलता था हमें 7,000 रुपये, उसमें से 1,500 रुपये हमारी कटौती करी है, जो एक संविधान को देखा जाए तो एक गलत है। लोग पेमेंट बढ़ाते हैं पर उन्होंने तो हमारी पेमेंट भी घटाई। और उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा 1,500 रुपये बढ़ाया था उसका एरियर्स भी उन्होंने काटा है। ये कल के दिन पूरा प्रदेश बंद रहेगा और ज़िले की आंगनबाड़ी भी बंद रहेगी। और कल हम लोग ज़िले में एक रैली के द्वारा ज्ञापन संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री के नाम को सोमवार के दिन। और 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव होगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्यों काटा आपका वेतन उन लोगों ने? सरकार का कहना है कि बजट नहीं है। मैं मानती हूँ कि सरकार के पास केंद्र सरकार ने बजट नहीं दी, तो सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बजट नहीं है, बाकी सारे विभागों के लिए बजट है। अगर काटना है तो और भी विभाग के अधिकारी है, शिक्षक है, टीचर है, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स है, एनएम है, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट के अधिकारी है, फिर महिला बाल विकास के भी अधिकारी पर्यवेक्षक है, उनके भी काटना चाहिए। कार्यकर्ता का ही क्यों? बालाघाट जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर अमेड़ा बगदेरा मार्ग पर बीच में पड़ने वाले प्रधानमंत्री सड़क योजना के बीच का पुलिया टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिस पर से बड़े वाहनों का गुजरना लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि बताते हैं कि यह पुल 40 वर्ष पुराना था। शुक्रवार की सुबह एक ट्रैक्टर स्कूल की ओर से गुजरा, तभी यह पुल अचानक टूट गया, जिस कारण ट्रैक्टर पलट गया। समय रहते ट्रैक्टर पर बैठे चालक और मजदूरों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। ये अभी काफ़ी दिनों से ये कमज़ोर हो चुका था ये पुलिया, लेकिन अभी आज ही एक ट्रैक्टर यहाँ से गुजरा ईंटे से और तत्काल उसमें पूरा स्लैब बैठ गया इसका और ट्रैक्टर भी पलट गया। कुछ हमाल लोग थे, हमाल लोग भी कूद के भागे, बेचारे बच के। वैसे कोई ऐसी होनान घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अचानक कुछ भी हो सकता था। क्षतिग्रस्त आज हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ एक ट्रैक्टर पलटी हुई थी और काफ़ी भीड़ यहाँ दिख रही थी। हम लोग भी रुक कर देखा तो ये पुलिया और ट्रैक्टर ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई ना कोई एक्सीडेंट मतलब हो गया होगा, घटना हो गई होगी यहाँ पर। तो हम लोग ने प्रधानमंत्री के जो जीएम साहब उनको फ़ोन किया, उनको अपने इंजीनियर साहब को फ़ोन किया और उनको अवगत कराया। उसके बाद में हमारे तहसीलदार साहब भी यहाँ आकर उन्होंने भी यहाँ पर देखे हैं उसको और उसकी जानकारी ऊपर उन्होंने दिए हैं। और काफ़ी 40 साल पहले पुलिया बना हुआ था तो, और यहाँ पानी का भी इतना आवागमन है कि कम से कम जो अभी हमारे चौधरी जी ने बताया कि 2-3 दिन रास्ता बंद रहती है, वो बिल्कुल सही बात है। मेरा मानना है कि अभी हमारे कांग्रेस सरकार है और इस सरकार के रहते भी ये पुलिया का काम हम लोग करवाएंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एक बार फिर शुक्रवार को सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए, लेकिन दिन चढ़ते ही बीते दिनों की तरह आसमान साफ हुआ और तेज धूप ने अपना डेरा डाल दिया, तो बारिश की उम्मीद टूट गई। लेकिन दोपहर 3 बजे अचानक आसमान में फिर काले बादलों का जमावड़ा हुआ और वे मेघ बनकर बरस पड़े। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे के करीब बहियर तहसील में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो 2 घंटे बाद बालाघाट तहसील तक पहुंच गया। बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली तो किसानों के लिए यह राहत और खुशखबरी वाली खबर लेकर आई। बीते 1 पखवाड़े से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों की फसल के लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसे साबित होता दिखाई दिया। लेकिन अब भी किसानों को एक लंबे दौर की बारिश का इंतजार है, जिससे खेती कार्य पूरी तरह से शुरू हो जाए और रोपाई के काम पूर्ण हो जाए। बारासिवनी नगर का एक बड़ा वार्ड नंबर 3 जो कि बालाघाट रामपायली रोड के किनारे स्थित है, यहाँ वार्डवासी पानी निकासी हेतु बनाई गई नाली से खासे परेशान हैं, क्योंकि नाली की नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार लग चुका है। सफाई नहीं होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और मच्छरों एवं गंदगी की बदबू से वार्डवासियों को रोज 2-4 होना पड़ रहा है। वार्डवासियों की समस्या के निदान के लिए कई बार नगर पालिका प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगने लगा है, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश व्याप्त है और कुछ स्थानीय प्रशासन के जो हो चुकी नाली को खुलवाकर नियमित साफ सफाई करवाने की मांग की है, ताकि उक्त समस्या से वार्डवासियों को निजात मिल सके। क्या है, एक तो बरसात का समय है और यहाँ पे जो है इतनी गंदगी मची हुई है, नाली
डिब्बे बोल दो आप, या पीछे कचरा देख लो थोड़ा सा। और हमारे यहाँ तो खैर चाचा जी हमारे स्वयं पार्षद है, लेकिन वो जो यहाँ से सब अपन कंप्लेंट करते हैं उसके बाद भी वहाँ नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं होती, कोई वो नहीं होता। अभी यहाँ पे आप देख लोगे तो इतने मच्छर है, इतनी मक्खियाँ हैं। अभी स्थिति तो बहुत गंभीर है। ये नाली की जो सफाई है तो कई समय से नहीं हुई है और गंदगी इतनी मची हुई है कि बता नहीं सकते आपको। यहाँ पे तो इतनी प्रकार की गंदगी मची हुई है कि बीमारियों का इतना डर लगा रहता है। और बार बार कई बार तो मैं नगर पालिका में भी गया, कई बार शिकायत भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी 2 दिन आते, साफ़ सफाई करते नहीं है और वो मलमा जो नाली का निकलता है वहीं रखते हैं। फिर बरसात का जो पानी आता है फिर वो नाली में वापस चले जाता है। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी ये नाली की यहाँ सफाई होती नहीं, जबकि ये प्रतिष्ठित वार्ड है, यहाँ पे सब बड़े गणमान्य लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की नाली की सफाई होती नहीं। लालबर्रा मुख्यालय से होकर गुजरने वाला राज्य मार्ग क्रमांक 26 में आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी से आवागमन प्रभावित होने के साथ ही दुर्घटनाओं को भी आमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों नगर मुख्यालय में आवारा मवेशियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जिनके द्वारा राज्य मार्ग क्रमांक 26 में शांति नगर स्थित मजार के पास व अन्य स्थानों में धमाचौकड़ी करने के साथ ही बैठकर आराम किया जाता है। मार्ग से गुजरने वाले चौपहिया, दोपहिया वाहनों, साइकिल चालकों व पदयात्रियों को भारी परेशानी होती है। ये आवारा मवेशी रास्ते के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं, जिससे परेशान वाहन मालिकों को गुजरते समय इन आवारा पशुओं को अपने वाहन का हॉर्न बजाना पड़ता है। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये मवेशी रास्ते से हटने को तैयार ही नहीं होते हैं, जिसके कारण रास्ता जाम होने की स्थिति बन जाती है। पद्मेश से चर्चा में ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान ने बताया कि नगर मुख्यालय में इधर उधर आवारा पशु घूम रहे हैं। पशुओं को पकड़कर अपने घर ले जाने के लिए पशु मालिकों को उनके द्वारा चेतावनी दी जाएगी, जिसके बाद भी मवेशी सड़कों पर घूमते हुए नजर आए तो आवारा पशुओं को पकड़कर सीधे गौशाला भेज दिया जाएगा। श्री खान ने सभी पशु मालिकों से अपील की है कि वे अपने अपने जानवरों को घरों में बांध कर रखें, सड़कों व खेतों में ना छोड़ें, वरना कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है हम लोग के द्वारा जो है प्रति वर्ष हम लोग जितने भी जो आवारा पशु रहते हैं इन पशुओं को गौशाला भेजते हैं। सबसे पहले तो समझाइश देंगे और एक बार मुनादी करा देते हैं हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से कि जो लोग अपने आवारा पशु छोड़ें उन पर कार्रवाई करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि सारे लोग अपने आवारा पशुओं को बांध के रखें, क्योंकि हर किसान ने अपने खेतों में फसल भी बो दी हैं और आवारा पशु जो सड़क पर बैठते हैं उससे आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो लोग जिनके घर में पशु है वे अपने पशुओं को घर में ही बांध के रखें, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, एक्सीडेंट ना हो। शहर में इन दिनों आवारा मवेशियों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आवारा मवेशी जहां एक ओर नगर में यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यमदूत के माफिक बीच सड़कों पर धमाचौकड़ी कर दुर्घटनाओं को न्योता देते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों कलेक्टर दीपक आर्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आवारा मवेशी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इन सब के बावजूद भी नगर पालिका की हाका गैंग सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। नगर में कई वर्षों से काजी हाउस न होने का खामियाजा आम राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। अधीक्षक के द्वारा जारी आदेशानुसार खरगोन से स्थानांतरण होकर आए निरीक्षक मनशाराम रोमड़े को लालबर्रा थाना में पदस्थ किया गया है। नवागत थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े के द्वारा 17 जुलाई को लालबर्रा का पदभार ग्रहण कर लिया गया है। पद्मेश चर्चा में नवागत थाना प्रभारी रोमड़े ने बताया कि वे मूलतः बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंडवाड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने उज्जैन में 3 माह तक थाना प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद उनका स्थानांतरण खरगोन हो गया, जहां 4 माह तक सेवाएं देने के बाद उनका स्थानांतरण बालाघाट हुआ है। रोमने ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना, थाने में आने वाले फरियादियों को उचित न्याय दिलवाना, यातायात व्यवस्था सहित क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखते हुए अपराधों पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता होगी। यहाँ पर मैं खरगोन से आया हूँ। खरगोन में बिकनगांव टीआई रहा हूँ मैं 4 महीने।
यहाँ पे बालाघाट में ज्वाइन करने के पश्चात मुझे लालबर्रा थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ किया है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने। 17 तारीख को मैंने ज्वाइन किया जी। तो क्या प्राथमिकताएं रहेगी सर आपकी? यहाँ पर हमारी प्राथमिकताएं खास करके कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना और शहर में किसी भी प्रकार के कोई मामले आते हैं तो उसको सूझबूझ तरीके से त्योहारों को विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना और क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखते हुए क्राइम कंट्रोल। मौसम परिवर्तन की मार से वर्तमान समय में आम जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक सूर्य देवता की तीखी चुभन के चलते वातावरण में उमस भरी गर्मी का दौर व्याप्त है। इस दौरान 19 जुलाई की दोपहर 3:30 बजे करीब आधा घंटा अच्छी बारिश हुई, जिसके चलते तीखी धूप से उल्टी, दस्त व वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों के चेहरे पर खुशी व्याप्त है। बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल वारासिवनी में आ रहे मरीजों में सबसे ज्यादा मरीज उल्टी, दस्त के आ रहे हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ ने बताया कि वर्तमान में तीखी धूप और मौसम परिवर्तन के कारण अस्पताल में भर्ती एवं ओपीडी जांच में पूर्व से 25% ज्यादा वृद्धि हुई है और यह बुखार जल्दी नहीं जा रहा है, जिसके कारण लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है। अभी वर्तमान में जो गर्मी जो पड़ रही है, ये गर्मी सामान्य गर्मी के दिनों जैसी गर्मी नहीं है। यह गर्मी एक उमस भरी और चिपचिपाने वाली गर्मी है, जिसके कारण शरीर में पानी की भी कमी होती है। वर्तमान में जो बुखार आ रहा है वो सामान्य बुखार न होते हुए ये इसमें पानी की कमी और एक दवाइयों को रिस्पॉन्ड जल्दी नहीं कर रहा है। अभी का जो बुखार है इसमें मरीज को भर्ती करना पड़ रहा है, बॉटल लगाना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी ये सलाह है और इसी कारण हमारे अस्पताल में भी मरीज भी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं। चाहे बाह्य रोगी बोलो, चाहे भर्ती वार्ड बोलो, मुख्य शिकायत यही है बुखार और पतले दस्त। तो अभी मेरा सभी लोगों को यही सलाह है, अनुरोध है कि पानी खूब पिए। वारासिवनी तहसील में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बारिश 1 माह पीछे हो गई है, जिसके कारण किसान चिंतित हैं, क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण किसान खरीफ धान के लिए बीज खेती तैयार कर लिया है। साथ ही उमस भरी गर्मी लग रही थी, जिसके चलते शुक्रवार को आधा घंटा बारिश हुई, जिससे किसान की मरती हुई रोपों को सहारा मिला। किसान वर्तमान में चिंतित हैं और साथ ही विचलित भी हैं कि खेत लगाएं या झमाझम बारिश का इंतजार करें, क्योंकि गत कई दिनों से बरसात नहीं हुई थी और तीखी तेज धूप तप रही थी और शुक्रवार को 30 मिनट बारिश ने किसान के मन में आशा पैदा कर दी है। वायर को मत निकाले लगते लघु वनोपज के संवहनीय विदोहन पर विश्राम गृह परसवाड़ा में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों के द्वारा जंगल से प्राप्त लघु वनोपज हर्रा के विदोहन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया। गुठली वाला हर्रा, पका हुआ हर्रा और बाल हर्रे का संग्रह करना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि उक्त लघु वनोपज से ग्रामीणों को काफी अच्छी आमदनी मिल सकती है, बशर्ते उसका उचित समय पर उचित तरीके से विदोहन किया जाए। अधिकारियों का कहना रहा कि हर्रा के हरे भरे पेड़ों को ना काटकर उनके फलों को तोड़कर उनका संग्रहण करें, ना कि फलों के लिए पूरे पेड़ को ही काट दिया जाए। जंगलों से हमें कई प्रकार के लघु वनोपज प्राप्त होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की भी नैतिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित उप वन मंडल अधिकारी श्रीवास्तव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में लघु वनोपज की खरीदी के लिए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदने की व्यवस्थाएं की गई है।
वहीं उन्होंने कहा कि संग्रहणकर्ता बिचौलियों और दलालों से बचे और वन विभाग के द्वारा स्थापित लघु वनोपज खरीदी केंद्रों पर ही अपने द्वारा संग्रहण की गई वस्तु बेचे और शासन के दिशा निर्देश के अनुसार समर्थन मूल्य प्राप्त करे। ये कार्यक्रम परसवाड़ा के साथ साथ बालाघाट, बैयर, बिरसा और उपवा में भी आयोजित किया गया है। जबलपुर TFRI के वैज्ञानिकों के द्वारा हर्रा के संवहनीय विदोहन के ऊपर है। उसका तात्पर्य ये है कि हम हर्रा का संग्रहण करें परंतु उसको नष्ट ना करें और हर्रा उत्तम क्वालिटी का कैसे संग्रहित किया जाए जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को, आदिवासियों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, उसके संग्रहण की विधि और उसको सुखाना, प्रोसेसिंग, इस पूरे विषय पर आज का जो प्रशिक्षण है वो केंद्रित रहेगा। हर्रा की दो किस्में बता रहे थे, एक बाल हर्रा और एक नॉर्मल जो होता है, क्या है ये मामला? हर्रा जब उसमें गुठली गठान नहीं पड़ पाती, बीज नहीं पड़ पाता जी, उसके पहले संग्रहित कर लिया जाता है, उसे बाल हर्रा कहते हैं। और परिपक्व होने के बाद जो हर्रा संग्रहित किया जाता है वो सामान्य हर्रा कहलाता है। आज के कार्यक्रम में ग्रामीणों को हर्रा सहित अन्य जो वनोपज हैं उनकी समर्थन मूल्य का भी जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य को लेकर शासन के द्वारा करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है, किंतु करोड़ों खर्च के बावजूद भी आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा क्षेत्र के 30 बिस्तरों वाले अस्पताल में उदासीनता के चलते स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो चुकी है। यहां पर खुद अस्पताल बीमारू नजर आ रहा है। पहले से ही स्टाफ की कमी के कारण कई वर्षों से यह अस्पताल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। लगातार कई वर्षों से महिला डॉक्टर की पदस्थापना नहीं की गई है, जिसके कारण अक्सर महिलाएं यहां पर अपना इलाज करवाने से कतराती है। बच्ची की तबीयत खराब थी तो इलाज हुआ? चिट्ठी बनी है, बस डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं है तो डॉक्टर कभी आते हैं कि नहीं? आपने कभी देखे हो क्या अभी तक कोई डॉक्टर कहीं दिखा हो आपको? मेरे को अभी तक नहीं देखा साहब। कोई नहीं दिखा? नहीं, बोल रहे हैं बुधवार के दिन आते हैं और शुक्रवार के 2 दिन डॉक्टर साहब। बाकी दिन डॉक्टर नहीं रहते? नहीं रहते। इससे दिक्कतें क्या हो रही हैं? डॉक्टर नहीं थे, इसका अलग। स्टाफ की कमी के चलते अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों को इलाज के अभाव में भटकना पड़ता है और आखिरकार मायूस होकर वापस अपने गांव में ही झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने को मजबूर है। जबकि शासन के द्वारा क्षेत्र के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने वाले अस्पताल में बीमारी से निजात की बात करना बेईमानी होगी। मैं बालक को लेकर के आया तो उल्टी दस्त चालू हो गई है। अच्छा। परंतु डॉक्टर साहब यहाँ मिल नहीं पाए, वो वर्कर था वहाँ पे, उन्होंने अपना मतलब पर्ची देकर के एडमिट करने को कहा है मुझे। अच्छा, तो मतलब डॉक्टर के नहीं रहने से परेशानी हो रही है? जी सर। कितने बार आ चुके इसके पहले हॉस्पिटल? इसके पहले तो आ चुका हूँ सर, परंतु अभी क्या है एडमिट करवाने लाया हूँ क्योंकि उल्टी दस्त से बालक बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मान लीजिए यहाँ इलाज नहीं होता है तो फिर क्या करना पड़ता है? जैसा मजबूर होकर के मुझे बालाघाट ले जाना पड़ेगा या बालाघाट से लेकर फिर नागपुर ले जाना पड़ेगा। अच्छा, बालाघाट यहाँ से कितने किलोमीटर दूर? यहाँ से बालाघाट लगभग 60-65 किलोमीटर, मतलब 70 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको अपना इलाज कराने जाना पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं होने की कंडीशन। यहाँ पर डॉक्टर की गैर मौजूदगी में एक महिला कर्मचारी के द्वारा आने वाले मरीजों की जांच की जाती है और उसी कर्मचारी के द्वारा दवाइयों का वितरण किया जाता है। इस तरह किसी तरह यहाँ पर दूर दराज से आने वाले मरीजों का इलाज हो पा रहा है, जबकि पदस्थ महिला कर्मचारी का सिर्फ दवाइयाँ वितरण करने का कार्य है, किंतु स्टाफ की कमी के चलते एक ही कर्मचारी के द्वारा किसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। ये बात सही है कि आज मैं और मेरे साथ में सीईओ जनपद पंचायत, एसडीएम बैयर, तहसीलदार परसवाड़ा, ऐसा सामूहिक रूप से हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। चूँकि आज जनपद पंचायत परसवाड़ा में हम समीक्षा बैठक के उपरांत हमारे सामने ये जानकारी आई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी डॉक्टर नहीं रहते, यहाँ तक कि वहाँ का स्टाफ भी नहीं रहता। तो हमने उनकी शिकायत को सुनकर हम गए और ये पाए भी कि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं थे, वहाँ का स्टाफ जो उपस्थित रहना था वो भी नहीं। बहुत ही बुरी स्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हुई है, वर्तमान में है। आज मैं रात में कलेक्टर साहब से बात करूंगा, ऊपर भी बात करूंगा और इसी प्रकार से अगर लचर व्यवस्था रहेगी
हमारे क्षेत्र के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़, हमारे क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य के साथ में अगर खिलवाड़ करेंगे तो आने वाले समय हम परसवाड़ा में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उनको व्यवस्था करनी चाहिए। बालाघाट में डॉक्टर हैं, बैहर में डॉक्टर हैं, लामटा में डॉक्टर हैं। अब पहले बोलते थे कि डॉक्टर की कमी है, लेकिन अभी डॉक्टर की स्थिति अच्छी है। बालाघाट हमारे जिला मुख्यालय में, वहाँ से यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन करके हम व्यवस्था यहाँ पर करवाएंगे। आप बैठ के यहाँ पर पंजीयन पर्ची कितने मरीज डेली आते हैं यहाँ पर? हर दिन कितने मरीज आते हैं? हर दिन 60-70, और जैसे बाजार का दिन है तो उस दिन लगभग 100-120 पार कर जाते हैं। अच्छा, फिर इन मरीजों को डॉक्टर की नहीं होने की कंडीशन में कैसे इलाज मिलता है? पर्ची बनाते हैं, फिर वहाँ से दवाई मिल जाती है। मतलब आप पर्ची बनाते हो और वहाँ से दवाई दे देते हैं, बाकी परमानेंट इलाज किसी का नहीं है। वो हर 4-8 दिन में दवाई खा के आते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर आते हैं, यही चल रहा है। ऐसा कह सकते हैं? डॉक्टरों की कमी है कि नहीं है? जी है ना। और अभी बुधवार पहले वो आते थे मसाज करके, अभी छुट्टी चले गए। अच्छा, तो बुधवार तक तो मतलब वो आते हैं लाल सर, आज के दिन के लिए खाली से शुक्रवार शनिवार गौतम सर आ जाते हैं। अच्छा, मतलब परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं है, 2-2 दिन की व्यवस्था कर लिए बस। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले एक पखवाड़े से गायब हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बारिश के अभाव में गर्मी व उमस से जनजीवन बेहाल है। क्षेत्र में सूखे की भयावह तस्वीर दिखाई दे रही है। वहीं जिले भर में मौसम की बेरुखी से हालत चिंताजनक बनी हुई है। पिछले 15 दिनों पूर्व हुई हल्की बारिश के बाद किसान कृषि कार्य में जुटे। किसानों को उम्मीद थी कि सावन माह की शुरुआत में इंद्रदेव मेहरबान होंगे, लेकिन सावन की शुरुआत तो हुई पर बारिश नहीं हुई। ऐसे में किसानों का कृषि कार्य बाधित हो गया। आने वाले दिनों को लेकर किसान चिंतित है। लगेगा साधन नहीं है, सूखच है, पानी भरोसा हूँ, पानी गिरेगा तो पर लगाऊंगा। अच्छा, और नहीं आया पानी तो वैसा रह जाएगा, मतलब खेती नहीं हो पाएगी। खेती नहीं हो पाएगी, सूखा पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हाँ, सूखा पड़ेगा। क्या लगता है तुमको, ये पानी नहीं आ रहा तो इससे कितने मतलब क्या हो पाएगा? पानी आएगा नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा रहेगा। पानी होगा तो आएगा तो खेती होगा। और कोई साधन नहीं है पानी का? नहीं, कोई साधन। कुएं, तालाब, नदी? नहीं। कितने एकड़ में लगा रहे हो? 15 करोड़ की जगह में। जो पोखरों और जो गड्ढे रहते हैं उसमें जो पानी इकट्ठा हुआ था वो भी पानी लगभग पूरा उपयोग हो चुका है, तो एकदम सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है। और यदि पानी के ऐसी हालात रहे या इसी आसार से ऐसी वर्षा होती रही या वर्षा छुटमुट होती रही तो बहुत ही दयनीय स्थिति किसानों के सामने नज़र आ रही है। आपने क्या प्रशासन को अवगत कराया कि क्षेत्र में इस प्रकार का? अब ये तो कहना चाहिए प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत है, तो शासन प्रशासन, एक तो हमारे यहाँ पर बांधों की कमी है। बांधों की कमी के चलते क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जल स्तर भी बहुत निम्न स्तर पे आ चुका है। अभी मेरे ख्याल से लगभग 400-500 कुएँ होना चाहिए परसवाड़ा ग्राम पंचायत में। ऐसा कोई कुआं नहीं है कि जो पूर्णतः यानी भराव की स्थिति में हो। अभी जल स्तर नीचे ही मतलब नीचे ही है, अभी ज़्यादा ऊपर जल स्तर नहीं बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में अगर पंप से भी सिंचाई करते हैं तो पानी पुर नहीं पा रहा है। तो ले दे करके किसान ने जैसे अपनी बोनी किया था, अगर इस प्रकार के आसार रहेंगे तो उनकी जो खारें हैं, जो उन्होंने रोपा लगाने के पहले जो पौधे तैयार किए जाते हैं क्यारियों में, वो खारें भी सूख जाएगी। और संभवतः मेरे ख्याल से तो इस साल सूखे की स्थिति हमारी। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश नहीं होने के कारण पानी के अभाव से क्षेत्र में किसानों के खेत सूख गए हैं। किसानों ने अपना कार्य शुरू कर दिया था, परंतु प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर किसानों को भी मानसून का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। बारिश के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आगामी 23 जुलाई से मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद है। बंगाल की खाड़ी में दबाव बनने के बाद प्रदेश में मानसून सक्रिय हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो जनजीवन खुशहाल होगा, नहीं तो तस्वीर और भी भयावह हो सकती है। देखिए, अभी ऐसी कोई जानकारी लिखित में या और कहीं से आई नहीं है, किंतु ये सही है कि अभी विगत सप्ताह कुछ दिनों पानी गिरने के बाद में अभी पानी बरसात नहीं हो पा रहा है जी। और कतिपय लोगों ने ऐसा बताया है कि यदि आने वाले समय में शीघ्र पानी नहीं गिरा
जी। तो जिन किसानों ने अपनी फसलें धान रोपा लगा दिए बो दिए हैं, उनके खेत सूखने की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि आज कुछ हल्की बूंदाबांदी हुई है, अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र बरसात हो जाए और ऐसी सूखे की या फसल सूखने की स्थिति ना बने। और इस संबंध में चूँकि पिछले 4-5 दिन से लगातार बरसात नहीं हो रही है या हुई भी है तो थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, तो जैसी आशंका व्यक्त की जा रही है उसके संबंध में मैंने अपने नायब तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को सचेत किया हुआ हूँ, निर्देश दिया हूँ कि आप अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखें, भ्रमण करें और यदि ऐसी कोई स्थिति उनके नॉलेज में आती है या स्वप्रेरणा से या कोई व्यक्ति किसान जानकारी देता है तो वह स्वयं तत्काल। समस्या ये है कि खार पीलापन आ रहा है, जल रही है पत्तियाँ और नीचे से दीमक खा रही है और तना छेदक लग रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां लग रही है धूप की वजह से, पानी नहीं गिरने के कारण। कितने दिनों से नहीं हो रही बारिश? ये 10 से 12 दिन हो गया कंटिन्यू। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाला मालिक। परसवाड़ा जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदना की छात्राओं को परसवाड़ा पुलिस के द्वारा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में परसवाड़ा पुलिस निरीक्षक रोहित यादव के द्वारा विद्यालयीन छात्राओं को असामाजिक तत्वों के छेड़छाड़ से बचाव करने संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान यादव ने बताया कि छात्राओं से होने वाली छेड़छाड़ के प्रति वे सजग रहे तथा ऐसी कोई भी घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे, जिससे वे तत्काल कार्रवाई कर सके। किसी भी स्थान पर महिलाओं व छात्राओं के प्रति छेड़छाड़ व अप्राकृतिक कृत्य होने पर तत्काल 100 नंबर डायल कर पुलिस की सहायता ली जा सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि छात्राओं से छेड़छाड़ होने पर महिला पुलिस डेस्क हेल्पलाइन नंबर 19-1090 डायल कर तत्काल सूचना दे सकते हैं, जिससे पुलिस छेड़छाड़ करने वाले दुस्साहसिक तत्व के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को गुड टच व बेड टच के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि छात्राओं को माता पिता के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा गलत नियत से स्पर्श किया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल अपने अभिभावकों को देकर पुलिस को सूचित करें। क्योंकि हमारे थाने पर ये रिपोर्ट आती है, ये सूचना आती है कि साहब लड़की है 4 दिन पहले शादी में जाने के लिए बोल दी गई थी, जो घर वापस नहीं लौटी। शनिवार को वो स्कूल गई थी तो 1 हफ्ते तक नहीं लौटी और हम रिश्तेदारों में ढूंढते रहे कहीं पता नहीं चला। वो अगर अपने घर में अपने परिवार के बीच में रहता है तो उसको खाना खिलाना है, उसको नहलाना है, उसको सुलाना है, उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं, दिन भर के पूरे क्रियाकलाप में वो अपने माता पिता के बीच में रहता है। इस दौरान अगर उसके कपड़े बदलने हैं तो मम्मी कपड़े बदलेगी या पापा बदलेंगे, उसको नहलाना है, मम्मी को टाइम नहीं है तो पापा नहला देंगे। कुछ समय बच्चों को देना है, प्यार से अपने पास भी मम्मी पापा बैठा लेते हैं बच्चों को। बुलेटिन के अंत में एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लांजी 9 जुलाई को हुए नक्सली मुठभेड़ मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू। नक्सलियों की मदद करने के आरोप में लांजी पुजारी टोला के 3 लोग गिरफ्तार। नक्सलियों ने भेजा बालाघाट एक्सप्रेस पद्मेश पब्लिकेशन के नाम पत्र। शहर के अभिषेक लांजे ने दर्ज की बड़ी सफलता, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में बने साइंटिस्ट। भटेरा चौकी निवासी गुलाब सिंह पनौरे ने किया देहदान का फैसला, एम्स ने दिया अनुमति पत्र। और 22 जुलाई को बंद रहेगी जिले भर की आंगनबाड़ी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.